नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत प्यार दिया साथियों क्लासेज को, और टेस्ट सीरीज को भरमार प्यार दिया है आपने। और मेरे बहुत सारे साथियों के, बहुत सारे स्टूडेंट के फ़ोन और मैसेज भी आए, क्या सर आपने क्या ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ दी है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज हो या सेकंड ग्रेड की परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज, ऐप के ऊपर आपने जो टेस्ट सीरीज दी ना, एक एक क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन के बराबर काम कर रहा है सर। इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज आपने दी है, तो मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सभी ने इस तरह से मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने सराहना करी। इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथियों, अगर आपको भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, या प्ले स्टोर पर जाइए, कोटा ऑनलाइन क्लासेज लिखिए पूरा, वहाँ पर आपको फर्स्ट में ही आपको ये ऐप मिलेगा। आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए साथियों, मज़ा आ जाएगा। क्लासेज अपनी यूट्यूब पे चली रही है, अगर इन क्लासेस को आपको देखना है तो भी आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पर भी ये डली हुई है। इन सभी की पीडीएफ ऐप के ऊपर ही आप सभी को मिलेगी। नोट्स मंगवाने आपको तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। चलिए साथियों, देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है आदिकाल का। आदिकाल का अभी तक हम लोगों ने परंपरा वाला पढ़ा, और अभी तक हमने काल विभाजन वाला पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल को शुरू कर रहे हैं साथियों, और आदिकाल को शुरू करना एक तरह से अब आगाज है हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो आदिकाल देखिएगा, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं साथियों, और मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड से क्लासेज ऐसे ही हो सकती है, लिख करके स्पीड नहीं बन सकती, ये आप भी जानते हो। तो आदिकाल का सीमांकन, तो सबसे पहले आदिकाल का जो सीमांकन किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रखा है। यानी कि आदिकाल को, जो आदिकाल की जो सीमा है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 643 से 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधु क्या मानते हैं? 643 से 1389 ईस्वी तक मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मानते हैं। तो ये जितने भी राइटर हैं सभी ने आदिकाल की सीमा को कहाँ से कहाँ तक माना है, ये पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। तो याद रखना साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 643 से 1400 तक, मिश्र बंधुओं ने 643 से 1389 तक, और राहुल सांकृत्यायन ने 760 से 1300 ईस्वी तक, और रामचंद्र शुक्ल ने 993 से 1318 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है। और ये इनमें से किसी की भी समय सीमा पूछ ली जाती है तो प्लीज़ आप इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हैं। अब है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने आदिकाल के समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर के 1343 तक मानी है। अब बात करते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है अब। यहाँ से कम यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, या बिहार का पीजीटी टीजीटी हो, या यूपी का पीजीटी टीजीटी हो, डीएसएसबी का पीजीटी टीजीटी हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय का हो, या नवोदय विद्यालय का हो, राजस्थान में आरपीएससी हो, या सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, ये क्लासेस कारगर होगी। तो ये टॉपिक यहाँ से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में 2 टॉपिक आते हैं, और ये 2 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखे हुए हैं। चलिए, आदिकाल का नामकरण। साथियों, आदिकाल का जो नामकरण है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा हुआ है, आपको खुद को मज़ा आएगा इस चीज़ को पढ़ के। देखो, आदिकाल का नामकरण यहाँ पर दिया हुआ है मैंने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? मैंने उस समय जब मैंने आपको पढ़ाया था, काल विभाजन करवाया था, उस समय भी ये सारी बातें आई थी, लेकिन सभी की नहीं आई थी। तो आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, ठीक है। इसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि व चारण काल कहा। आदिकाल का नामकरण किस किस ने क्या क्या किया है वो है। साथियों, अगर थोड़ा सा आपको लगता है ना दिखने में परेशानी आ रही है तो वीडियो क्वालिटी 360 करके देख लेना, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, गारंटी है मेरी, ठीक है ना।
और आप चाहो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना ताकि दिक्कत ही नहीं है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक या शून्य काल कहा, इसके बाद में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। तो आदि काल का नामकरण किस किस ने आदि काल को कौन कौन सा काल कहा है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको याद करना है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को आदि काल कहा, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि व चारण काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। ये राहुल सांकृत्यायन का बहुत बार आता है भैया, ये स्टार लगा लो इसको, बहुत बार पूछा जाता है। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी बहुत बार पूछा जाता है, शुक्ल का पूछा जाता है, गणपति चंद्रगुप्त का पूछा जाता है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूछा जाता है। तो ये थोड़े जो स्टार लगाए इनको थोड़ा ध्यान दे लेना, है ना। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था, ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा था, इस तरह से याद करना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काव्य या वीर काल, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। संधि और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था, और आदि काल को चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था। तो इस तरह से आदि काल का नामकरण इन व्यक्तियों ने, इन रचनाकारों ने, इन लेखकों ने, इन ग्रंथकारों ने क्या क्या नाम दिया है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक तो कोई आपको समस्या नहीं होगी साथियों। आगे बढ़ते हैं, और भी हैं अभी। इसके बाद में है मित्रों यहाँ पर डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आदि काल को अंधकार काल कहा है। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने आदि काल को जय काव्य काल कहा है। राम खेलावन पांडे ने आदि काल को संक्रमण काल कहा है। और 15 नंबर पर है डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने आदि काल को संक्रमण काल कहा है। साथियों बहुत सटीक नोट्स हैं, और चाहे पहली बार पढ़ रहा हो, चाहे 2 बार पढ़ रहा हो, 10 बार पढ़ रहा हो, सबके लिए बहुत तगड़े नोट्स हैं। आप ये मान के चलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं। तो आप प्लीज़ पढ़िए, हौसला रखिए बुलंद। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं। बस आपका सिलेक्शन होगा 100%, आपकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। बस बनाए रखिए इस तरह से और जुड़े रहिए। कोई भी हो साथियों आपको मिलते हैं उनको ज़रूर बताइए क्लासेज कि भैया कहाँ भटक रहा है, इधर आजा, बड़े बड़े दुकानों पे मत जा, छोटी दुकानें बहुत बढ़िया कर रही है, तो फिर टेंशन किस बात की। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आदिकाल को मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल को प्राचीन काल कहा है। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को संक्रांति काल कहा। शैलेश जेदी ने आदिकाल को आविर्भाव काल कहा। हरीश ने आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश जातीय साहित्य का काल कहा। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीर काल कहा या अपभ्रंश काल कहा है। इसके बाद में पुरानी हिंदी काल को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। पुराने हिंदी काल यानी कि अपभ्रंश काल कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश भाषा किसके द्वारा कहा गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही कहा गया था साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे जितने भी मैंने बताए ये आदि काल का नामकरण किया है। सबसे पहले सीमांकन किया गया, किस किस ने क्या क्या रखा, उसके बाद में आदि काल को किस किस ने किस नाम से पुकारा, वो सारी चीज़ें एक साथ बता दी मैंने। बताओ इससे बेस्ट क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। चलो आगे देखते हैं। साथियों टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ज़्यादा कोई महंगी भी नहीं है, 99 रुपये की टेस्ट सीरीज है, वो तो मैं ऐसे दे रहा हूँ। चलो ठीक है, बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। 1500 2-2000 2100 रुपये में टेस्ट सीरीज बांट रहे हैं, लोगों को शर्म नहीं आ रही? बताओ आप। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अब प्रवृत्तियों के ऊपर आ जाते हैं। आदिकाल की यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इनमें से आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं है,
ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, तो आपको इनको तो याद रखना है कि आदिकाल की ये तो प्रवृत्तियां है ही सही। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वीर गाथात्मक है। आदिकाल की सबसे मुख्य प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक, जिसमें रासो साहित्य की रचनाएं लिखी गई। उसके बाद में है धार्मिकता, सिद्ध और जैन रास रचनाओं को इसमें लिखा गया। उसके बाद में श्रृंगारिकता, तो विद्यापति की पदावली इसमें लिखी गई। तो इस वजह से साथियों वीर गाथात्मक, धार्मिकता, श्रृंगारिकता ये आदिकाल के सबसे इंपॉर्टेंट प्रवृत्तियों में गिनी जाती है। वीर गाथात्मकता, धार्मिकता और श्रृंगारिकता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदिकाल में इनसे लेकर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखना आदिकाल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रवृत्तियां या विशेषताएं ये है। कौन कौन सी है? वीर गाथात्मकता, धार्मिकता और श्रृंगारिकता। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अब आदिकालीन साहित्य का विभाजन। अब आदिकालीन साहित्य का विभाजन करते हैं साथियों। देखो सिस्टमेटिक तरीके से है सब कुछ, हर नोट्स हर तरीके से आपको एक तरह से सिस्टम मिलेगा, पहले ये फिर ये फिर ये, इसी तरह से नोट्स बने हुए हैं। तो आदिकालीन साहित्य का विभाजन यहाँ पर किया गया है। शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान प्रदान नहीं किया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने हिंदी साहित्य में अपभ्रंश साहित्य को कोई स्थान नहीं दिया है। तो अब आदिकालीन साहित्य को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला रासो साहित्य, दूसरा है रास साहित्य जिसको जैन साहित्य भी कहते हैं, रास साहित्य को। इसके बाद में सिद्ध साहित्य जिसको बौद्ध साहित्य कहा जाता है। इसके बाद में नाथ साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य को इन 4 भागों में बांटा है, रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो याद कर लेना इनको अच्छे से। अब एक एक भाग को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एक एक भाग हमारा यहाँ पर पढ़ने के लिए मन उत्साहित है और प्रोत्साहित है। तो सबसे पहले आता है रासो साहित्य। सबसे पहले क्या आता है? रासो साहित्य आता है। देखो अब रासो साहित्य में सबसे मुख्य बात क्या है? 1 नंबर डालिए। रासो साहित्य में सबसे मुख्य बात है, पहला नंबर रासो शब्द की उत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी है? रासक शब्द से मानी है साथियों। तो रासक, रासह, रासा, फिर रासो बना। इस तरह से ये रासक शब्द से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर गार्सद तासी रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु या राजसूय शब्द से मानते हैं। इसके बाद में कवि राय श्यामल दास जो है रासो शब्द की उत्पत्ति, या डॉक्टर काशी प्रसाद या जायसवाल रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब यहाँ पर डॉक्टर दशरथ शर्मा जी आते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानते हैं। इसके बाद में पंडित हरप्रसाद शास्त्री या श्री विंध्येश्वरी प्रसाद रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश शब्द से मानते हैं। याद कर लेना आप इसे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है रासो साहित्य की विशेषताएं। तो रासो साहित्य की जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग विशेषताएं हैं। ये आपको या प्रवृत्तियां हैं, इन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। रासो साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां बात एक ही है। प्रवृत्तियां कहो या विशेषताएं कहो। तो सबसे पहले बात क्या आ जाती है? यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया। इंपॉर्टेंट प्रवृत्ति है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आता है निम्न में से रासो साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। इस तरह से निम्न में से आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है। आदिकाल की प्रवृत्तियां अलग बताऊंगा, ये रासो साहित्य की प्रवृत्तियां बता रहा हूँ। रासो साहित्य की प्रवृत्तियां में विशेषताएं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो रासो साहित्य की प्रवृत्तियां या रासो साहित्य की विषय, तो रासो साहित्य यानी कि यह साहित्य
चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। तो सबसे मुख्य बात आती है चारण कवियों के द्वारा रचा गया। इनकी संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिला और इसमें चारण कवियों के द्वारा रचा गया और इनकी मानसिकता कैसी थी, संकुचित मानसिकता इसमें देखने को मिली है। आगे इसमें युद्ध और प्रेम, दूसरी प्रवृत्ति या दूसरी विशेषता है, इसमें युद्ध और प्रेम का वर्णन किया गया है। बिल्कुल 100% रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम का वर्णन भयंकर है। तो इसलिए जब युद्ध और प्रेम की बात आती है तो रस भी यहाँ पर श्रृंगार और वीर रस भी आ जाते हैं। तो रासो साहित्य में युद्ध और प्रेम का भयंकर वर्णन है, तो रस भी श्रृंगार और यहाँ पर जो है वीर रस का प्रयोग भी देखने को मिला है। अगली यहाँ पर तीसरी विशेषता आती है साथियों। तीसरी विशेषता क्या कहती है, इनकी रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। रासो साहित्य में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें रचनाएं जो भी लिखी गई है उनमें डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में साथियों इसमें अधिकांश रचनाएं अर्ध प्रमाणिक मानी गई हैं। रासो साहित्य में अधिकांश जो रचनाएं हैं वो कैसे रचनाएं मानी गई है, अर्ध प्रमाणिक रचनाएं मानी गई है साथियों। तो आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अर्ध प्रमाणिक रचनाएं मानी गई है। अब रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट रचनाएं यही है। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रबरदाई ने। फिर है बीसल देव रासो नरपति नाल ने। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसने लिखी है। अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे भी से, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, परमार रासो किसने लिखा, जगनिक ने। हमीर रासो किसने लिखा, सारंगधर ने। खुमान रासो किसने लिखा, दलपत विजय ने। विजयपाल रासो किसने लिखा, नल सिंह ने। और बुद्धि रासो किसने लिखा, जल्लण ने। तो डायरेक्ट भी आपको याद करना है। मुंज रासो का कोई पता नहीं है, ठीक है, तो याद हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, बीसल देव रासो नरपति नाल ने, परमार रासो जगनिक ने, हमीर रासो सारंगधर ने, खुमान रासो दलपत विजय ने, विजयपाल रासो नरसिंह भाट ने, बुद्धि रासो जल्लण के द्वारा लिखा गया है। तो ये रासो साहित्य के रासो ग्रंथ थे जो इम्पोर्टेंट थे और जिनमें से ही क्वेश्चन बनता है। अब सबसे पहले आता है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो वेरी इंपॉर्टेंट रासो साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ है और ये सभी परीक्षाओं में बहुत अच्छे तरीके से इससे क्वेश्चन आता है। तो रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, चंद्रबरदाई है, जिसको हम लोग छप्पे का सम्राट भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो का राइटर कौन है या लेखक कौन है, चंद्रबरदाई, जिसे हम लोग छप्पे का सम्राट, छप्पे जो छंद है उसका सम्राट कहते हैं। और इस पृथ्वीराज रासो का जो काव्य स्वरूप है वो कैसा है, प्रबंधात्मक और महाकाव्य इसको माना जाता है। प्रबंधात्मक में भी महाकाव्य इसको माना जाता है। आगे बात करते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य तथा चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का सबसे पहला, सबसे प्रथम महाकाव्य इसको रासो साहित्य को मानते हैं और या पृथ्वीराज को मानते हैं। और प्रथम कवि भी जो है, प्रथम महाकवि भी जो है चंद्रबरदाई को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं साथियों। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब इस रचना का जो प्रकार है वो क्या है। रचना जिस प्रकार से लिखी, पृथ्वीराज रासो मुक्तक छंद में लिखी गई है। किसने कहा, ये नरोत्तम स्वामी के अनुसार जो पृथ्वीराज रासो है वो एक मुक्तक छंद में लिखी गई है। और ये किसने कहा, नरोत्तम स्वामी ने कहा। पृथ्वीराज रासो का जो प्रधान रस है वो कौन सा है, वीर और श्रृंगार रस पृथ्वीराज रासो में प्रधान रस है। पृथ्वीराज रासो में अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और यमक अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। बताओ कहाँ जाएगा क्वेश्चन, हर चीज लिखी हुई है। पृथ्वीराज रासो में छंद कौन सा है, छप्पे छंद का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। काल विभाजन कुल 69 समयों में या सर्गों में बांटा गया है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को कितने सर्गों में या कितने समयों में बांटा गया है, 69 में बांटा गया है। इसकी भाषा कैसी है, पृथ्वीराज राजस्थानी वो ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में ब्रज और राजस्थानी का सम्मिलित प्रयोग हुआ है, यानी कि डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। देख लो आप, पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो पृथ्वीराज रासो में कौन सी भाषा है, पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है।
तो कितने बढ़िया दिया हुआ है, बताओ आप कहाँ गलत होने के चांस है, कोई गलतियाँ होगी क्या। पृथ्वीराज रासो की शैली कैसी है, पिंगल शैली है। इसका नायक कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। इसकी नायिका कौन है, संयोगिता है। सब कुछ लिखा हुआ है। आगे, पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई पूर्ण नहीं कर पाए थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसको चंद्र बरदाई पूर्ण नहीं कर पाए थे। इस ग्रंथ को उनके जो पुत्र थे वो जल्लण, उसने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जल्लण ने क्या किया था, पूरा किया था। आगे, कयमास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में मिलता है। कयमास वध प्रसंग जो है इसी ग्रंथ में हमें मिलता है। और कहा भी गया है पुस्तक जल्लण हत दे चले गज्जन निरपकाज। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, पुस्तक जल्लण हत दे चले गज्जन नरपकाज। सीधी सीधी ये लाइन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किस ग्रंथ के लिए कही गई है, तो ये ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ही है जिसके लिए ये लाइन कही गई है साथियों। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं आएगी। आगे बात करते हैं। अब अगला यहाँ पर पॉइंट आता है, पृथ्वीराज रासो ही चल रहा है अभी। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को किस नाम से बोलते हैं, सुख सुखी संवाद कहते हैं। अब इसके प्रमाणिकता के बारे में बात करते हैं। प्रमाणिकता के संबंध में बहुत मत हैं साथियों। अब प्रमाणिकता के आधार पर 3 प्रकार दिए हैं, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रामाणिक। ठीक है, अब इसको प्रमाणिक कौन मानता है, अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है और अप्रमाणिक कौन मानता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अप्रमाणिक मानने वाले। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं, सबसे पहले आता है राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद होजा, फिर है कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दान, फिर है मुंशी देवी प्रसाद, फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पूरा ग्रंथ ही जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कह दिया है कि पूरा ग्रंथ ही क्या है, जाली है। डॉक्टर उलर सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले कौन थे, डॉक्टर उलर रहे थे। फिर है मोतीलाल मेनारिया। तो इस तरह से ये जितने भी मैंने बताए हैं इनको बार बार पढ़ना, इनको लिखना, समझना, ये सारे के सारे क्या हैं, अप्रमाणिक मानने वाले रचनाकार हैं पृथ्वीराज रासो को। तो अप्रमाणिक, देवी राम श्यामल हीरा भूल गया, ये ट्रिक भी है, देवी राम श्यामल हीरा भूल गया। ठीक है, तो देवी राम से मुंशी देवी प्रसाद आ जाएगा, यहाँ राम से अलग रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा, श्याम से श्यामल दास आ जाएगा, हीरा से हीरानंद गोजा आ जाएगा और भूल से, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग, ऊल से उलर आ जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग राइटर दिए हुए हैं जिन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है। सर्वप्रथम अप्रमाणिक डॉक्टर उलर ने माना है और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इस ग्रंथ को पूरा जाली के दिया। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब है नंबर 2 पर अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किस किसने माना है, पहले है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और अगरचंद नहाटा। तो इन 4 लोगों ने जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना। पहले पढ़ा हमने अप्रमाणिक मानने वाले, अब पढ़ रहे हैं हम लोग अर्ध प्रमाणिक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी अर्ध प्रमाणिक, मुनि जिन विजय अर्ध प्रमाणिक और अगरचंद नहाटा अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक भी है, विजय हजारा ने सुनी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मुझे लगता नहीं है आपको होगी। अब आते हैं प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार। किसको प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन है। तो देखिएगा, प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार सबसे पहले है श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सबसे पहले किसने माना, श्याम सुंदर दास ने, फिर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने, मिश्र बंधुओं ने भी प्रमाणिक माना है, कर्नल टोड ने भी प्रमाणिक माना, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने प्रमाणिक माना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने प्रमाणिक, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रमाणिक, नगेंद्र ने प्रमाणिक और जॉर्ज गिरिसन ने भी प्रमाणिक माना है। तो सबसे ज़्यादा अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कम है,
ठीक है, अप्रमाणिक मानने वाले ज़्यादा हैं और प्रमाणिक मानने वाला और ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे जो राइटर रहे हैं, इन सभी ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। नगेंद्र हो, जॉर्ज ग्रेसन हो, दशरथ शर्मा हो, कर्नल टोड हो, मिश्र बंधु हो, सबने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। ठीक है, यहाँ तक याद हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे। और ये ट्रिक है साथियों, प्रमाण लेके मोए श्याम मिस करे। ठीक है ना। अब डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कह के पुकारा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है पृथ्वीराज रासो को क्या नाम दिया था? घटना कोश। तो डॉक्टर नगेंद्र पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कह के पुकारते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो डॉक्टर नगेंद्र है, उन्होंने इस रचना को घटना कोश कहा है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, पृथ्वीराज रासो को एकदम चट कर दिया हमने। बताओ पृथ्वीराज रासो से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या? कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। अब देखो, हस्तलिखित प्रतियों के 4 रूपांतरण प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां हमें प्राप्त हुई है, उनमें 4 रूपांतरण प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला हमें प्राप्त हुआ है बृहद रूपांतरण, जिसमें 69 समय है और 16,306 छंद है। बृहद रूपांतरण पृथ्वीराज रासो का जो सबसे बड़ा रूपांतरण किया गया, उसमें 69 समय है, 16,306 छंद है। इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ तथा इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी हुई है? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। तो ये सबसे बड़ा रूपांतरण था, जिसमें 69 समय, 16,306 छंद हैं। इसको कर लेना भाई। आगे है, अब पृथ्वीराज रासो का दूसरा रूपांतरण आता है। पृथ्वीराज रासो का दूसरा रूपांतरण आता है, उसको कहेंगे मध्य रूपांतरण। इसमें 7,000 छंद है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां अबहोर एवं बीकानेर में रखी हुई है। तीसरे नंबर पे आता है लघु रूपांतरण, जिसमें 19 समय है और 3500 छंद है। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर में रखी हुई है। लास्ट आता है लघुतम रूपांतरण, जिसमें 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य कहा था। यानी कि जो लघु रूपांतरण है उसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल रासो ग्रंथ कह के पुकारा है। तो याद रख लेना, लघुतम रूपांतरण को ही डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तो मूल रासो ग्रंथ लघुतम रूपांतरण है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ रहे हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। आगे, एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये किसके लिए कहा गया? एक थाल जन्म और एक थाल मरण। कहने का मतलब पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई दोनों का जन्म एक साथ हुआ और एक ही साथ दोनों मरे हैं, तो ये उनके लिए कहा गया। उपयुक्त कथन चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का जन्म और मरण एक ही दिन हुआ था। कर्नल टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। कर्नल टोड पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? कि ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। आगे है, बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। किसने क्या कहा वो चीजें भी बता रहा हूं। उसके बाद में साथियों, बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य कहा। विशाल वीर काव्य कहा। किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य कहने वाले बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी रहे हैं। तो इस तरह से साथियों ये कंप्लीट पृथ्वीराज रासो आज हमने पूरा कर लिया है। अब अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे बीसल देव रासो से। अगली क्लास अपनी किससे होगी? बीसल देव रासो से होगी। आदिकाल अपना शुरू हो चुका है। आदिकाल में हमने जो है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो को अच्छे से पढ़ लिया है। रासो साहित्य अपना यहाँ पर चल रहा है। फिर रासो साहित्य खत्म होगा, राज साहित्य आएगा, फिर जैन साहित्य आएगा, फिर सिद्ध साहित्य आएगा। इस तरह से रासो साहित्य या फिर अपना आदिकाल आपका यहाँ पर समाप्त होगा। साथियों अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करना और आपका प्यार इसी तरह बनाए रखना। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना और हिंदी साहित्य के नोट्स या काव्य शास्त्र के नोट्स या फिर प्रश्न बैंक जो भी आपको मंगवाना है, वन लाइनर हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र के नोट्स, ब्रह्मास्त्र नोट्स जो भी आपको मंगवाना है आप निश्चित रूप से मंगवाइए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा होगा।
टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलना। मैं बार बार कह रहा हूँ, 99 रुपये हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ से। और अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो साथियों, इस कोर्स को ज़रूर उनको बताइए और पढ़ने की बोलिए, यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जो घर से पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं ये वही इन्हीं चीज़ों को तुम उतारने जाते हो वहाँ पर, मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, ये लो। क्या छूट रहा है इसमें? कुछ नहीं छूट रहा ना भाई। तो बस पढ़िए, ठीक है साथियों, मिलते हैं। धन्यवाद आपका, इसी तरह प्यार बनाए रहे। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।